हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉप 100 पॉलिटी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम वैसे ही हर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और उसके साथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो उसमें टर्म्स आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ come under which category of fundamental right in Indian Constitution? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन के ग्राउंड पे, या रेस की किस रेस का है, या आर्यन रेस या द्रविडियन रेस का है, कास्ट की किस कास्ट का है, किस सेक्स का है, मीन्स मेन है, वीमेन है और थर्ड जेंडर है, और प्लेस ऑफ बर्थ की वो किस प्रदेश का है, यूपी का है, एमपी का है, एमपी का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का है, तमिलनाडु का है, केरल का है। इसके बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए जो फंडामेंटल राइट है वह लिए कौन सा है, वो है राइट टू इक्वलिटी। इसका आंसर है राइट टू इक्वलिटी। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास टोटल इस समय करंट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में होता है, राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये बिलोंग करता है आर्टिकल 23 एंड 24 में, रिलीजन जो आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटी जो बिलोंग करता है आर्टिकल 29 एंड 30 में, और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आर्टिकल 32 में लाई करता है। जो इससे पहले टोटल 7 राइट हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत आर्टिकल 300A में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटी इन विच इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आंसर है पार्ट 4A। पार्ट 4A। तो अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसका रिकमेंडेशन जो मिला था वो स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था एज पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ही आपको एक चीज़ और मिला था जो इससे पहले बात हुई थी, राइट टू प्रॉपर्टी वाला, कि जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था फंडामेंटल राइट उसे भी 1976 में ही हटाया गया था, लेकिन वो अमेंडमेंट एक्ट था और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई थी। पहले अर्लियर में ये टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 10 हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज 11 कर दी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज जापान, यूएसआर और चाइना में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स कैन बी इश्यूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी तरह की रिट जो रिट लगाई जाती है वो कितनी तरह की हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? तो टोटल 5। और वो 5 कौन कौन सी हैं? मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और कुओ वारंटो। हो गई ना? और एक तो हो गई ना? और एक और हैबस कार्पस, मैंडमस, हैबस कार्पस, मैंडमस, प्रोविशन, हैबस कार्पस, मैंडमस, प्रोविशन, तीनों में सर्टियोरी और लास्ट वन इज क्वो वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 of Indian Constitution, the ministers are collectively responsible to the Parliament in general and to the fill in the blanks in particular. Parliament और लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज पर आर्टिकल 75 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट को और लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। तो टोटल लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 552, 530 स्टेट्स, 20 यूनियन टेरिटरीज और 2 नॉमिनेट किए जाते हैं। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं
और इसे हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सीधे यहाँ पे जो मेंबर्स आते हैं, इसमें जो मिनिस्टर्स आते हैं वो डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो होता है, जो अपना लोकसभा होता है, वो मोर पावरफुल होता है, ब्रॉडली मोर पावरफुल होता है। और इसमें जो सीट्स होती हैं वो SC और ST के लिए रिजर्व होती हैं। इसके लिए मिनिमम एज, इसमें इलेक्शन के लिए, जैसे इलेक्शन जो हम लड़ते हैं लोकसभा इलेक्शन, उसके लिए जो मिनिमम एज होती है 5 साल का टर्म होता है। और नेशनल इमरजेंसी अगर इनकेस आती है तो उस केस में 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाता है, लेकिन वो एक्सटेंशन हो जाता है। और 2 कंजिक्यूटिव सेशन जो होते हैं किसी भी लोकसभा का, उसमें 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। जो फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, वो थे मिस्टर GV मावलंकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर प्रोरोग्ड बाय हूम, किसको द्वारा प्रोरोग्ड किया जाता है? तो वो होते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट, अपने प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे जो प्रेसिडेंट के बारे में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 53, याद रखिएगा, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, और जो 53 है उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक बात तो ये, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। अवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अब तो डिफेंस फोर्सेस में भी एक पोस्ट आ गई, तीनों फोर्सेस चीफ हैं, तो जो अपने प्रेसिडेंट हैं तो वो उनके भी चीफ हैं, तो चीफ ऑफ डिफेंस के। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी एडवाइस पे जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं एज पर आर्टिकल 75 उनको करते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और नॉमिनल हेड, वो हर तरह से हेड होते हैं हमारे। और उनके पास जो प्रोटेक्शन होता है इन आर्टिकल 361 फ्रॉम प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन भी है उनको, जो आर्टिकल 361 में मेंशन है। और जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनको किसी भी प्रेफरेंस में जो प्रेसिडेंस होती है कि जो कि कौन सबसे पहला आदमी है इस टाइप में, तो वो हमारे वो उसमें सबसे पहले नंबर पे टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो फर्स्ट होते हैं। इनका टर्म 5 years होता है और ही कैन कंटिन्यू टिल हिज सक्सेसर एंटर इन द ऑफिस, जब तक कोई नया नहीं आता। मतलब राजा ही होता है, तो वो जब तक कोई नया सक्सेसर नहीं आता तब तक वो ऑफिस नहीं छोड़ता। तो इनके लिए एलिजिबिलिटीज हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एटलीस्ट 35 year एज हो उनकी। He should be eligible for election in Lok Sabha, should not hold any profit under the government। इसके अलावा जो अपने प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नमेंट चलाने के लिए जो रूल होते हैं वो बनाते हैं एज पर आर्टिकल 77। तो इसमें हमने कई आर्टिकल्स बताए, तो उनको याद रखिएगा। जैसे आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के लिए, आर्टिकल 53 इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए है, प्राइम मिनिस्टर को ये अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 75 है। जो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ये एक्ट करते हैं, ये एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर आर्टिकल 74 करते हैं। पीएम को जो हमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कीप्स हिम इन्फॉर्म, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है एज पर आर्टिकल 78। और ये जो रूल चलाते हैं किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो रूल होता है वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, वो एज पर आर्टिकल 77। और जो प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 361। तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये क्वेश्चन इससे पहले वाले सेशन में भी आ सकता है, तो इसका आंसर इस तरह का ही क्वेश्चन है उसमें, तो इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका ये मेंशन है आर्टिकल 63
प्रेसिडेंट मेंशन थे आर्टिकल 52 में, ये मेंशन है आर्टिकल 63 में इनकी। और इनकी जो आर्टिकल 63 में, आर्टिकल 64 में के हिसाब से, जो एक आर्टिकल 64 है उसमें, उसके हिसाब से ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, बट उसके मेंबर नहीं होते हैं। आर्टिकल 64 के हिसाब से वो राज्यसभा के चेयरमैन है, बट उसके मेंबर नहीं है। और इनके पास पावर होती है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट कहीं गए हैं, कहीं किसी विजिट पे गए हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो भी एक्ट एज ए प्रेसिडेंट होते हैं। इनका टर्म 5 ईयर्स होता है। ये दोनों, ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों जो पार्लियामेंट के हाउस होते हैं, लोअर अपर हाउस, उनके मेंबर्स ही इनको अपॉइंट करते हैं। तो इनकी ओथ होती है, जो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ होती है, वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ इंडिया एन इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। किसी भी इंडियन स्टेट के जो गवर्नर है वो उनको कौन अपॉइंट करता है? तो आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने गवर्नर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जितने सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय द स्टेट ऑफ। किस स्टेट को सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था? तो वो आंसर है राजस्थान। आंसर है राजस्थान। अब तो पंचायत क्या होता है, पंचायती राज होता है क्या है? तो इसका प्रोविजन, पंचायती राज का प्रोविजन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में किया गया था, जिसको इम्प्लीमेंट 1993 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो इसके हिसाब से देयर आर 3 लेवल्स होते हैं इसमें, विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। 3 तरह के पंचायत में, विलेज ब्लॉक होता है, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता है। और ग्राम सभा इज अ बॉडी ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इन विलेज पंचायत एरिया। ठीक है। इसके अलावा मेंबर्स ऑफ ऑल 3 पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो इन तीनों पंचायत के, मतलब विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के, वो पीपल इलेक्ट करते हैं। जो पंचायती राज होता है, इसमें जब चुनाव होता है, इसमें रिजर्वेशन होती है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होता है SC, ST और विमेन के लिए। इनका टर्म 5 ईयर्स का होता है। इसमें चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। और एज पर 11th शेड्यूल हैज 29 सब्जेक्ट्स। और इसको जब लाया गया था तो उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर PV नरसिम्हा राव, जिन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया वाज। द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया वाज। तो वो थी लैला सेठ, LEILA, लैला सेठ। ठीक है, कुछ भी आप बोलिए। तो हम हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या चीज़ है। तो जो हाई कोर्ट का प्रोविज़न है वो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 214, देखिए सुप्रीम कोर्ट 124 है और हाई कोर्ट का 214 है, तो याद रखिएगा 124 214, तो इसका 214 है। अभी इस समय करंट में 24 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ जजेस, इसमें हाई कोर्ट जजेस का नंबर है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। जो इनकी सैलरी, हाई कोर्ट की सैलरी जो होती है जजेस की वो स्टेट देता है, बट जो पेंशन होती है उनकी वो यूनियन प्रोवाइड करता है। सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। इसके अलावा कई हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें कई राज्यों के हाई कोर्ट, जैसा गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स के केसेस कवर करता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम को तो करते हैं, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, मतलब 4 स्टेट्स करता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। 2013 में 3 नए हाई कोर्ट बनाए गए थे, मेघालय में, मणिपुर में और त्रिपुरा में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में, नहीं तो ये भी पहले गुवाहाटी में चलाए जाते थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में। इसके अलावा जो पार्लियामेंट जो होते हैं, इनका ज्यूरिडिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है।
इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स जुडिशियल ऑफिस में, या एटलीस्ट 10 ईयर्स एडवोकेट हों, वो हाई कोर्ट के रह चुके हों, तभी वो इसके जस्टिस जज बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफिसर ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन थ्रू ही इज़ नॉट अ मेंबर। तो इसके बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। तो इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं अटॉर्नी जनरल। तो इसके साथ साथ हम एडवोकेट जनरल के बारे में बात करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल जो है, इसका प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76। तो ये आर्टिकल आप याद रखिएगा कौन सा, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 76 में। जो एडवोकेट जनरल है वो आर्टिकल 165 में, आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल है, और आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का है। जो अटॉर्नी जनरल होता है वो लॉ ऑफिसर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और लीगल एडवाइस देते हैं सेंटर को। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और इनकी सर्विस कंडीशन भी प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा की में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इनको राइट टू वोट नहीं होता है, उसमें वोट नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट में या किसी और कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एडवोकेट जनरल बात करते हैं। एडवोकेट जनरल के बारे में आर्टिकल 165 में दिया गया है। ये फर्स्ट ऑफिसर, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के फर्स्ट ऑफिसर होते हैं। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, एंड उनकी सर्विस कंडीशन को भी। जैसे वो अटॉर्नी जनरल लोकसभा राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसे ही एडवोकेट जनरल स्टेट लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको वोट देने का राइट नहीं होता है। और इनके एलिजिबिलिटी जैसे हाई कोर्ट के जज होते हैं, सेम एलिजिबिलिटी है। और ये अपना ऑफिस जब तक गवर्नर चाहे तब तक चालू रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच पीरियड द फाइनेंस कमीशन इज फॉर्म। जो फाइनेंस कमीशन होता है वो कितने साल के लिए फॉर्म किया है, तो आंसर है 5 ईयर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble, socialist and secular in the preamble। तो आंसर है 42nd, एज पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इन दोनों दो वर्ड के सोशलिस्ट एंड सेकुलर के ऐड होने से प्रेम्बल में अब हमारे पास जो अब अपना प्रेम्बल में लिखा है एज पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में काफ़ी अमेंडमेंट हुए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 अब हो गया सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम। तो इसका आंसर हम लोग अभी देख चुके हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ला दिया गया था। तो उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत ला दिया गया था। और उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया था कि पंचायत राज सिस्टम जब लाया गया तो उस समय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज पर आर्टिकल 21A। तो ये राइट टू एजुकेशन है, अपना फंडामेंटल राइट है। तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी। विच आर्टिकल हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर नेशनल इमरजेंसी। तो आंसर है
आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। तो नेशनल इमरजेंसी बेसिक इसके बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 352 है। तो हम नेशनल इमरजेंसी है तो इसको एक इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो पावर नेशनल इमरजेंसी की पावर वो प्रेसिडेंट के पास में होती है। ये एक तरह की इमरजेंसी पावर है जो प्रेसिडेंट के पास में होती है। तो जनरली प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास तीन तरह की बहुत इमरजेंसी पावर होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी और तीसरा होता है प्रेसिडेंट रूल। तो जो अपना नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी ये अपनी आर्टिकल 352 में इसके बारे में मेंशन है। प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो आर्टिकल 360 सॉरी प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में मेंशन है। प्रेसिडेंट रूल जो है उसके बारे में आर्टिकल 356 में मेंशन है और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसके बारे में 360 में मेंशन है। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो अपना नेशनल इमरजेंसी है उसको प्रेसिडेंट कर सकते हैं वार के समय या एक्सटर्नल कोई एजिटेशन हो या आर्म रेवोल्यूशन हो। तो उस केस में आर्म रेवोल्यूशन हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो या वार हो तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस पर पूरे देश में नेशनल सकती है। और इसके लिए पार्लियामेंट अप्रूवल लेता है विथ स्पेशल मेजोरिटी देन विथ एक महीने से पहले। और जो नेशनल इमरजेंसी है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगा सकते। और जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 हटा दिए जाते हैं। आर्टिकल 21 में राइट टू फ्रीडम वाला जो होता है आर्टिकल 20 और 21 उसको बाकी सारे आर्टिकल हटा दिया जाता है। तो इसके अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल है तो इसमें प्रेसिडेंट रूल क्या, प्रेसिडेंट इसको इम्पोज कर सकता है गवर्नर की रिपोर्ट पे या अदरवाइज किसी और पे, यहाँ जैसे वहाँ पे मेजोरिटी नहीं है या मतलब आपस में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उस तब इसको इम्पोज कर सकते हैं। स्टेट जब असेंबली डिसॉल्व होती है और या जो मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें से रहते हैं तो भी हम इसको प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं उस स्टेट में। और प्रेसिडेंट इसको लागू कर सकते हैं गवर्नर के कहने पे, गवर्नर अगर चाहे तो इसको इम्पोज करवा सकते हैं। और इसके लिए जो पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट 2 महीने पहले के लिए अप्रूवल ले सकता है और मतलब 2 महीने पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। उसको इसको भी मैक्सिमम 6 महीने के लिए कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, और कभी कभी अगर इन केस और मैक्सिमम जाना हो तो 3 साल कंटिन्यूअस, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसको सबसे पहले जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया था वो पंजाब में इम्पोज किया गया था 1951 में। तो ये याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले कहाँ इम्पोज किया गया था वो पंजाब में किया था 1951 में। अब नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ये इम्पोज की जाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब नहीं होती, एकदम कंट्री फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए डरा हुआ होता है तो उसमें इसको इम्पोज किया जाता है। 2 महीने के अंदर इसका अप्रूवल पार्लियामेंट में को देना होता है। इसमें जो जजेस की सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट की सैलरी और हाई कोर्ट की सैलरी, इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन के ग्राउंड पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटाना, उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो किस शेड्यूल के अंदर आता है? तो आंसर है 10th शेड्यूल। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन है अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तो क्या क्या। तो जो ये आता, इसको लाया गया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। या देखें 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होते हैं 1976 में हुए, उसके बाद 85 में ये हुआ है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको ऐड किया गया है 10th शेड्यूल में।
इसके बाद फिर से एक बार इसको अमेंड किया गया था 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में भी इसको अमेंड किया था। इसकी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। ये जो 10th शेड्यूल में इसको अमेंड किया गया, जो ये ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन है, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो किसी भी हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होता है। सिर्फ जो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको सिर्फ मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद पे ही अप्लाई होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पे ये अप्लाई नहीं होता, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर नेशनल ऑब्लिक फाइनेंशियल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल? तो सिंपल सा आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क डैश is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country, more than one level of government। तो आंसर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के अंदर ही ये सब आता है कि एक पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस कंपोनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 1976 द मतलब which amendment act is eliminated the right to acquire, hold and dispose of property as a fundamental right। तो ये एक तरह से जो फंडामेंटल अपने राइट था उसमें से एक ही हटाया गया है। वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको कब हटाया गया था? 1976 किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटा दिया गया था। और ये पहले था किस आर्टिकल में? जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो आर्टिकल 31 में था। इसको इम्प्रूव करके आर्टिकल 300A में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। सो आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो इससे रिलेटेड आपको मिलते रहें। और प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक ज़रूर करिए और अपने क्वेश्चन बताइए और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। थैंक यू।